हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करेंगे यहाँ पर मॉडल पेपर 2 यूपी बोर्ड का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 20 तक के वो आपके एमसीक्यूज हैं। तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 144 के यानी 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात क्या होगी। ठीक है, तो हम 2 की घात निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में है, यहाँ पर दिया है 144, इसमें बताना है कि 2 की घात कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फैक्टर कैसे करेंगे। 144 के 144 2 से डिवाइड होगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसे, 2 तिया 6, 2 6 12। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अगर इसके फैक्टर लिखे तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? 2 की पावर 1 2 3 4, 4 इंटू 3 की पावर 2। हमसे पूछा क्या था? सिर्फ 2 की घात पूछी थी, तो 2 की घात क्या होगी हमारी? 4। यानी इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सेकंड क्वेश्चन दिया है 1 अपॉन कॉसेक थीटा का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो देखिए साइन में जो अधिकतम मान होता है वो कितना होगा? देखिएगा 1 अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का अधिकतम मान जो होता है वो होता है 1 और सबसे कम मान जो होता है वो होता है -1। तो इसमें मैक्सिमम पूछा है क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? आपका साइन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा के अकॉर्डिंग हमारा अधिकतम मान क्या होता है? 1 और सबसे कम मान क्या होता है? न्यूनतम मान -1। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अधिकतम मान कितना होता है इसका? 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में 7 छात्रों के प्राप्तांक 2। थर्ड क्वेश्चन में प्राप्तांक क्या दे रखे हैं? प्राप्तांक दे रखे हैं हमें 3 2 3 4 2 2 5, ये दे रखे हैं प्राप्तांक। ठीक है, कितने विद्यार्थी हैं? n इज इक्वल टू कितना दिया है? 7। हमें बताना है कि छात्रों के प्राप्तांक का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, यानी 3 बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर फिर से करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में बोल रखा है गोले की त्रिज्या तथा बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r तथा r2r है। बेलन के और गोले के आयतन का अनुपात बताना है। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले गोले की बात करते हैं। तो गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है? गोले की त्रिज्या दे रखी है r। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बेलन की बात करते हैं। तो बेलन में त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है r और इसकी ऊंचाई दे रखी है 2r। ठीक है, अब हमें अनुपात निकालना है। तो अनुपात क्या करेंगे? अनुपात हो जाएगा पहले किसका नेम लिया है? बेलन का। ये ध्यान रखिएगा, जब रेशियो की बात करता है तो जिसका नाम पहले दिया जाता है उसी का नेम जो है रेशियो में ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पर बेलन का आयतन बटे गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन हो गया। बेलन का आयतन होता क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर दोनों की त्रिज्या सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर 2r से एक r कट जाएगा, 3 था एक बचा, पाई से पाई कट जाएगा, ये वाला 3 जो है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा 3h/4r। अब h की वैल्यू लगा देते हैं, तो 3 इंटू 2r/4r, r से r कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी हमारा रेशियो कितना आ गया? 3:2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक m को, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है m, ठीक, जब हम इसे 3 से विभाजित करेंगे तो इसके कितने संभव शेषफल बचेंगे। तो संभव शेषफल आप कैसे मान सकते हैं? देखिए 3 से जितने भी छोटे नंबर हैं वो सारे उसके शेषफल होंगे 0 से काउंट करके, क्योंकि माइनस में शेषफल नहीं बचता है। तो यहाँ पर देखिए 3 के जो शेषफल बचेंगे वो बचेंगे आपका एक 0,
ठीक है, एक बचेगा 1 और एक बचेगा 2। कैसे बचेगा, जैसे अगर हमने मान लिया यहाँ पर कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक, सबसे पहले इसी के बराबर ले लीजिए, तो 3 को अगर 3 हो, 6 हो, 9 हो, वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 3 1 जा 3, यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 0। अब इससे एक जस्ट बड़ा नंबर ले लीजिए, यह आ जाएगा 3 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे 3, 3 एकम 3, एक बच गया शेषफल। ऐसे ही 3 से हम जब डिवाइड करेंगे किसको, 5 को, तो 3 एकम 3, कितना बच गया, 2। अब जब आप 6 लेकर आएंगे तो यानी 6 जो है वो पूरा क्या हो जाता है, इससे डिवाइड हो जाता है, इसलिए फिर से क्या आ जाएगा, 0। यानी इसके शेषफल क्या क्या बच रहे हैं हमारे, 0 1 2, 0 1 2, बस यही बचेंगे, इसके अलावा नहीं बचेंगे। तो इसके हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सिक्स क्वेश्चन में बोल रखा है द्विघात बहुपद x² प्लस 18x प्लस 81 के दोनों शून्य कैसे होंगे। तो यहाँ पर देखिए सिक्स क्वेश्चन में दे रखा है x² प्लस 18x प्लस 81। इसमें बताना कि जब आप इसके शून्य फाइंड करेंगे तो वो कैसे आएंगे, ऋणात्मक आएंगे, धनात्मक आएंगे, या फिर धनात्मक ऋणात्मक दोनों आएंगे। तो इसकी एक कंडीशन होती है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि प्लस प्लस, अगर यहाँ पर दोनों साइन प्लस के होते हैं तो हमें हमेशा शून्य जो मिलते हैं, शून्य मिलते हैं माइनस में, यानी ऋणात्मक मिलते हैं। तो यहाँ पर दोनों साइन प्लस के हैं, यानी हमें दोनों शून्य कैसे मिलेंगे, माइनस में मिलेंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा समान और ऋणात्मक यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि देखिए 9 के इसके 81 के फैक्टर क्या होंगे, 9 1 जा 9, ठीक है, 9 9 और 9 और 9 को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 9 ही मिलेगा, ठीक है, 18 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों प्लस के हैं, तो इसमें जो हमें हर बार समान मिले ये जरूरी नहीं, लेकिन जो प्लस प्लस है दोनों, वो हर बार क्या मिलेंगे आपको, माइनस ही मिलेंगे। तो यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा ऋणात्मक, ठीक। आप इसके फैक्टर करेंगे तो हमें जो वो मिल रहे हैं इसके शून्य, वो कैसे मिल रहे हैं, समान मिल रहे हैं, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन है कि ये तो प्लस प्लस के लिए कंडीशन होगी कि दोनों माइनस मिलेंगे आपको शून्य। अगर यहाँ पर दोनों एक प्लस, पहला वाला माइनस और दूसरा अगर प्लस मिलेगा तो क्या कंडीशन मिलेगी, तब यहाँ पर हमें मिलेंगे दोनों शून्य कैसे, प्लस प्लस के, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगर आगे प्लस है पीछे माइनस है तो हमें मिलते हैं दोनों माइनस माइनस के, ठीक। और फिर इसके बाद अगर दोनों प्लस के हैं वो दोनों माइनस के हैं तो पहला वाला प्लस का मिलेगा, दूसरा कैसा मिलेगा, माइनस का। ये आप चारों कंडीशन इसकी याद रखिएगा, इससे आपके क्वेश्चन के अगर शून्य पूछने की बात आती है तो वो गलत नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, रेखा x माइनस वाई इज इक्वल टू, 7 क्वेश्चन में दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। फिर किस बिंदु पर y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी, किस बिंदु पर y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी। तो y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब x की वैल्यू क्या है इसमें, देखिएगा y अक्ष पे अगर बोलता है, ये आपको पहले भी बताया, इससे पहले वाली वीडियो में अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, हमने मॉडल पेपर 1 करवा दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर y अक्ष की बात कर रहा है, मतलब x अक्ष क्या है, 0, ठीक, और y अक्ष हमें फाइंड करना है। तो y कैसे फाइंड करेंगे, x की जगह पर वैल्यू क्या रखेंगे हम, क्योंकि x हमारा क्या है 0, तो x की जगह पर 0 रखने पर, ठीक, जब 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 8, माइनस साइन इधर चला जाएगा, 0 हट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -8। या जो हमारे y अक्ष के निर्देशांक होंगे वो होगा 0, -8। यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखेंगे अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। समीकरण 5x माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 55। यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए कंडीशन कौन सी बन रही है, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है, इसे अभी रहने दीजिए, सिर्फ इसे देखिए x माइनस वाई, यानी a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक, यह आ गया 55/5, कट हो जाएगा, कितना आ गया 11। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इज इक्वल टू 11। इसको उठा के इधर लेकर जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 प्लस 25, प्लस करेंगे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू रूट, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो सामने क्या चढ़ जाता है, रूट। इसको हम बाहर निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हो सकती है हमारी 6, ठीक, क्योंकि दो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है स्क्वायर में, अगर इवन पावर होती है तब,
प्लस और माइनस दोनों, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें आंसर +-6। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? यदि समीकरण 3x² - 12x, 9 क्वेश्चन में दे रखा है 3x² - 12x + k, ठीक है, प्लस k = 0 के मूल जो है वो आपस में बराबर हो तो k का मान क्या होगा? तो मूल बराबर क्या होता है? जो आप x और x की दो वैल्यू फाइंड करते हैं वो उसके मूल कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माना कि इसके मूल बराबर कह रखे, तो मूल क्या मान लिया हमने? a, ठीक है, a, अब इसमें एक समीकरण लगती है, एक मूलों का होता है योगफल, मूलों का योगफल यानी a + a = क्या होगा? माइनस x का गुणांक, ये होता है आपकी a की वैल्यू, ये b की और ये c की, ठीक है। अगर ये माइनस का है यहाँ पर तो b कैसा रहा होगा? प्लस का। फिलहाल आपको माइनस की ही वैल्यू लेके चल रही है, तो -b/c ये है इसका फॉर्मूला मूलों के योगफल का। अब यहाँ पर लगाएंगे, ये तो हो गया 2a = -b की वैल्यू कैसी है? -12, तो ये होगा -12/c की वैल्यू 3, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 4, 12/3 कट हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 2a = कितना आ गया? 4, ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, कट होके कितनी मिल गई? 2, यानी a कितना है हमारा? 2। दोनों मूल कैसे हैं आपस में? 2 है। तो यहाँ पर जो हमने अभी फाइंड करे हैं, हमने मूल फाइंड करे हैं दोनों, ठीक है। अब एक होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणन, ठीक, तो इसे हम, ये होता है c/a, ध्यान रखिएगा योगफल में माइनस साइन आता है, गुणनफल में माइनस साइन नहीं आता है। तो यहाँ पर होगा a × a = c की जगह पर देखिए क्या दे रखा है? k/a की जगह पर ये 3, ठीक। अब a की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 = k, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई? 12। यहाँ पर हमारा k का आंसर क्या आ गया है? 12, यानी हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है हमें? x अक्ष से दूरी, x अक्ष से 2 और 3 की दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। 2 और 3 यहाँ पर रख दीजिए। इसमें का क्वेश्चन इससे पहले वाली उसमें करवाया था मैंने, जो मॉडल पेपर सॉल्व करवाया था, सेम क्वेश्चन था, उसमें पॉइंट अलग थे। यहाँ पर पहली वाली जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है? 2 की, और दूसरी वैल्यू किसकी होती है? y की, ठीक है। अब ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। यहाँ से अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ से कितनी दूरी पर है? 3 यूनिट, ठीक है। अगर यहाँ से आप इस पॉइंट को देखेंगे तो ये कितनी दूरी पर है? 2। अगर ये पूछता है x अक्ष से दूरी, x अक्ष से अगर दूरी पूछ रहा है तो यहाँ से खड़े होके आप देखेंगे तो ये कितनी दूरी पर है? 3 पर, यानी कितनी वैल्यू हो गई? 3। अगर y अक्ष से पूछता है तो आपको कहाँ पे खड़ा होना है? y अक्ष पे, और y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है? 2, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो y उसका आंसर होगा, ठीक, और y अक्ष से अगर दूरी पूछ रहा है तो x अक्ष उसका आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो वैल्यू है, क्योंकि x अक्ष से दूरी पूछी है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है P, एक पॉइंट दे रखा है P -6 और 8, ठीक है। इसकी मूल बिंदु से दूरी बतानी है, तो दूरी वाला फॉर्मूला है, जैसे मान लिया एक पॉइंट ये है आपका मूल बिंदु 0, ठीक, और यहाँ से ये पॉइंट दे रखा है P, इसके निर्देशांक दे रखे हैं -6 और 8, और इसके निर्देशांक क्या होंगे? 0,0। तो यहाँ पर लगाएंगे हम दूरी का फॉर्मूला। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। अब देखेंगे यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो x2 कितना है? -6 - 0 प्लस -8 प्लस 8 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? 36, माइनस साइन हट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 64। इनको प्लस करेंगे, कितना आ गया? 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? यानी इसे जब हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, बाहर कैसे निकालते हैं इसे? रूट में लिख सकते हैं 10 × 10, यानी ये हो जाएगा 10 मात्रक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 मात्रक, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा 11 क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है। इसमें एक आकृति दे रखी है आपको,
ठीक है, कुछ इस टाइप से, और इस पर एक लंब है, ये है आपका ए बी डी सी, ठीक है, ये थीटा दे रखा है और एक एंगल यहाँ पर, और ये 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है 12 क्वेश्चन में कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, और एडी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये एंगल BAC 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, अगर हम इसे ब्रेक करके लिखें, डायग्राम को ब्रेक करें, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, 90 का इधर रख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट लिख रहे हैं, समरूपता की कंडीशन लगेगी इसमें, तो ये हो गया A, D और C। इस वाले को भी हम इसी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, क्योंकि ये एंगल आपस में इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा D 90 डिग्री है, ठीक है, फिर ये नीचे गया है यानी B, और ये क्या हो गया A। अब देखिए यहाँ पर D एंगल इक्वल है, ठीक है। अब दूसरी चीज, यहाँ पर ये साइड इनकी इक्वल आ रही है, ये साइड इक्वल आ रही है, और ये साइड इक्वल आ रही है, किसके अकॉर्डिंग, थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखेंगे तो AD अपॉन BD, ठीक, और फिर DC अपॉन DA इज इक्वल टू AC अपॉन AB, ये इक्वल होगा रेशियो। अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर देखिए, पहले तो देखिए B और D, क्योंकि एक स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर हमारा किस में आ सकता है, इन दोनों का स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो हम ये वाला पार्ट लेके चलेंगे, ठीक है। AD AD, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। देखिए ऑप्शन C जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये वाला पार्ट पहले दिया है, BD इंटू, इसे DC की जगह CD लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन C क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसमें देखो स्क्वायर तो दे रखा है, तो हमें स्क्वायर चाहिए था, AD हमने मल्टीप्लाई करी, स्क्वायर मिल गया, और कहीं पे स्क्वायर नहीं मिल रहा है, आप देख लीजिए कैलकुलेट करके, ठीक है। और दूसरी चीज, जब हम इसकी इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, BD और CD, यही हमें ऑप्शन में दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रखा है कि ट्रायंगल PQR समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एक PQR त्रिभुज ले रखा है हमने, जो कैसा है, समबाहु है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है जिसमें PS परपेंडिकुलर टू QR। अब यहाँ पर प्रत्येक भुजा की लंबाई भी दे रखी है, कितनी, 2P, ये भी 2P, ये पूरा मतलब ये P और ये P, ठीक, ये भी 2P है। हमें बतानी है इसकी, किसकी, PS की लंबाई, इसकी लंबाई बतानी है, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। अगर हम इस हिस्से को हटा दें तो इस पे पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है। ये कर्ण हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या है, लंब। अब यहाँ पर हाइपोटेनस लगाएंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 2P स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है PS प्लस बेस कितना है, P स्क्वायर, इसकी स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर, 4P, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू PS प्लस P स्क्वायर, P को इधर लेकर आएंगे तो 4P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज इक्वल टू PS, ठीक। अब माइनस करेंगे, यहाँ कितना बचेगा, 3P स्क्वायर, 3PS स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटेगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो PS को हम लिख सकते हैं रूट में 3P स्क्वायर, क्योंकि इस वाले P का स्क्वायर है इसलिए P बाहर आ जाएगा, तो PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P रूट 3। तो इसमें ऑप्शन जो है वो हमारा B, ऑप्शन B जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इकाई, ठीक है। यहाँ पर हमारी इसकी लंब की लंबाई क्या होगी, P रूट 3 इकाई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रखा है, दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 2AB अपॉन A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा पहले तो हमें साइड फाइंड करनी पड़ेगी, कर्ण, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस लगाएं या फिर ट्रायंगल बनाए समकोण त्रिभुज, तो लंब कितना दे रखा है, 2AB, और आधार कितना दे रखा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है सबसे पहले।
तो यहाँ पर फाइंड करेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, यानी इसको चेंज नहीं करेंगे। लंब कितना दे रखा है, लंब दिया है 2ab का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। जब ओपन करेंगे यहाँ पर तो 2 का कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a की पावर 4 माइनस प्लस b की पावर 4 माइनस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे करा कुछ नहीं है, यहाँ पर लंब स्क्वायर, लंब हमने इसका स्क्वायर करा, ये होगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमें ऑलरेडी दे रखा है, ये ऑलरेडी दे रखा है, बस इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पावर स्क्वायर में है, तो यहाँ पर पावर 4 में हो जाएगी। ठीक है, 2a स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है, इसमें से माइनस करेंगे, बचेगा क्या, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। a स्क्वायर बी स्क्वायर चेंज नहीं होगा, आगे वाला नंबर माइनस होगा। ठीक, यहाँ पर प्लस बचेगा क्योंकि 4 कैसा है, प्लस का है। ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर हाइपोटेनस पे स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी h कितना मिल गया हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमसे पूछा क्या था, कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, लंब आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना आया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब इन वृत्तों के घिरे वलय का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना। तो देखिए संकेंद्रीय का मतलब हो गया कि ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र क्या है, सेम है, एक ही केंद्र है। ठीक, इससे ये वाला हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले की त्रिज्या कितनी दे रखी है 19, यानी बड़े वाले वृत्त की अगर हम त्रिज्या देखें तो 19 सेंटीमीटर। ठीक, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। हमें करना क्या है, यहाँ पर दोनों का क्षेत्रफल निकालकर माइनस करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 कितना दिया है 19 सेंटीमीटर और R2 कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल निकालना है उस हिस्से का जो इन दोनों से बचा हुआ है। ठीक, तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई R1 स्क्वायर माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर। दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, पाई बाहर निकाल लीजिए, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर चाहे तो आप इसे स्क्वायर करके माइनस कर लीजिए, या आइडेंटिटी लगा दीजिए। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी बस। तो यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं, पाई R1 की वैल्यू कितनी है 19 प्लस 16, और यहाँ पर 19 माइनस 16, माइनस करके कितना, प्लस करके कितना आएगा 5, 35 इंटू माइनस करके आएगा 3। अब पाई की वैल्यू लगा दीजिए 22/7 इंटू 35 इंटू 3, ये कट होगा 5 से। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 22 की 5 से, क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 का 0, यहाँ पर 11 आ जाएगा इंटू 3, यानी आंसर जो होगा हमारा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया होगा आपके समझ में। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब 16 क्वेश्चन दिया है, जब वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य की गणना करते हैं तो हम मानते हैं कि बारंबारताएं जो दी होती हैं वो कैसी दी होती हैं। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, सभी वर्गों के लिए समान आवंटित, वर्गों के वर्ग अंक पर केंद्रित, वर्गों के उच्च सीमा पर केंद्रित, वर्गों के निम्न सीमा पर केंद्रित। तो जो भी आपको इंटरवल दिया होता है वो उसकी लोअर लिमिट या अपर लिमिट पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ना ही सभी वर्गों में इक्वली डिवाइड होता है, वो डिपेंड होता है किस पे, वर्गों के वर्ग अंक पर केंद्रित। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्गों के वर्ग अंक पर केंद्रित होती हैं सारी किसकी, बारंबारताएं, वैल्यूज। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों मापों के बीच में संबंध। इसमें का क्वेश्चन जो आया था वो लास्ट जो हमने क्वेश्चन पेपर करा था मॉडल पेपर 1 उसमें भी आया था। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, बहुलक इज इक्वल टू 2 माध्य माइनस 3 माध्यिका। तो मैं इसका फॉर्मूला लिखती हूँ, यहाँ पर देखिए बहुलक इज इक्वल टू होता है, बहुलक इज इक्वल टू होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
चलिए देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, यदि xi वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों का मध्य बिंदु तथा fi उसकी संगत बारंबारताएं तथा x जो है माध्य हो, तो सिग्मा f xi, सिग्मा 18 में सिग्मा fi xi माइनस x बार किसके बराबर है, इसको कैलकुलेट करके क्या मिलेगा हमें, x बार। ठीक है, x बार माइनस करके कितना आएगा, 0, यानी इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब करना क्या है, इसमें tan को आपको ओपन करना है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा। जब एलसीएम लेंगे हम तो कॉस की 1 से मल्टीप्लाई होगी, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान रखिएगा इस पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे का जो कॉस है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये समरूप है इसके बाद बोला है एंगल ए, हम दो ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे बना लिए। एंगल ए कितना दिया है, एंगल ए दे रखा है 32। ठीक है, अगर ये एंगल 32 है तो मतलब ये भी 32 होगा। फिर एंगल आर दे रखा है 65, ये 65 है तो ये भी 65 होगा। कैसे 65 होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज है। आपको बताना है एंगल बी कितना होगा, तो इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करना है। समरूपता की कंडीशन बताती है कि अगर दो त्रिभुज दे रखे हैं तो उनके एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 797। इसे 180 में से माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, ये बचेगा 83। तो हमारा 83 ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 20 एमसीक्यू जो थे वो फिनिश हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस करने के लिए। धन्यवाद।